नमस्कार बच्चों, सीए इंटर पेपर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, इसके ऊपर मई 2022 अटेम्प्ट के लिए आईसीआई ने अपना MTP1 मॉक टेस्ट पेपर 1 जारी किया, जिसके ऊपर मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूं। देखिए, पहला प्रश्न इन्होंने केस स्टडी बेस्ड पूछा और ये केस स्टडी चैप्टर 10 ऑडिटर्स के सेक्शन नंबर 139, जहां हम अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, 140 रेजिग्नेशन रिमूवल की बात करते हैं, उसके ऊपर यह प्रश्न पूछा गया है। आप एक पब्लिक कंपनी है, आप लिस्टेड हैं, रेजोल्यूशन पास किया बोर्ड मीटिंग में कि जैन एंड जैन एक फर्म को स्टैट्यूटरी ऑडिटर आप अपॉइंट करेंगे। कंपनी obtained the consent in writing from the auditor and placed the recommendation before general meeting ताकि शेयर होल्डर इसे अप्रूव करते हैं। कंपनी ने देर आफ्टर इन्फॉर्म कर दिया फर्म को कि भाई साहब आप अपॉइंट हो गए एंड फाइलिंग कर दिया आरओसी के पास। जैन एंड जैन साहब जो फर्म है, इसमें 3 पार्टनर्स हैं, नाम है मृदुला, श्यामला, पारुल। इसी फर्म में मयंक एंड शशांक एसोसिएट्स हैं और इनको पे किया जाता है इस फर्म के द्वारा ऑन केस टू केस बेसिस, कोई फिक्स सैलरी वगैरह नहीं है। ये 2 एसोसिएट हैं, मतलब 3 पार्टनर हैं, 2 एसोसिएट हैं। अपॉइंटमेंट से पहले जैन एंड जैन, उनसे पहले पुराना ऑडिटर जो था वो था अग्रवाल जैन एंड एसोसिएट्स। इसमें 6 पार्टनर्स थे और 6 पार्टनर का नाम ध्यान से देखिएगा, प्रशांत, विकास, विशाल, व्योम, लेकिन आपको ये कॉमन नाम यहां दिखेंगे, मयंक एंड शशांक के। तो ऑब्वियसली हम ये पढ़ते हैं कि जब आप ऑडिटर अपॉइंट करते हैं 139(2) में कि भाई टेन्योर इंडिविजुअल का 5 साल होता है, फर्म के केस में 2 टेन्योर मिल जाते हैं। लेकिन हम वहां ये भी पढ़ते हैं बड़ा क्लियरली कि वो जो फर्म है, मतलब किसी तरह से पुराने ऑडिटर दोबारा नहीं आने चाहिए, कोई नेटवर्क या कॉमन पार्टनर्स ना हो, राइट? ये चीज हम पढ़ते हैं। तो वाइल वर्किंग विद द कंपनी जैन एंड जैन ने काफी इनको प्रॉब्लम्स आई मैनेजमेंट के साथ, झगड़े बढ़ते गए और उन्होंने रिजाइन कर दिया, जो कि सेक्शन 140 में कर सकते हैं। प्रश्न क्या है? 3 प्रश्न पूछे गए हैं। कहता बताइए जो न्यूली अपॉइंटेड फर्म है एंड रिटायरिंग फर्म जो अग्रवाल थी, कॉमन पार्टनर्स हैं, कॉमन पर्सन हैं, पार्टनर नहीं है, क्योंकि मयंक एंड शशांक जैन एंड जैन में एसोसिएट है, पार्टनर नहीं है। कहता बताइए क्या ये अपॉइंटमेंट वैलिड है या नहीं? तो हम कहेंगे भाई साहब ये बिल्कुल वैलिड है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है कि ये एसोसिएट्स हैं, पार्टनर्स नहीं है, हेंस द अपॉइंटमेंट इज वैलिड। सो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई विल से इट्स अ स्टार क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। अगला प्रश्न, क्या पोजीशन होगी अगर मयंक एंड शशांक पार्टनर्स होते? भैया पार्टनर होते तो कॉमन हो गए, तो फिर आप ऑडिटर अपॉइंट ना हो पा रहे होते। सो हम कहेंगे अपॉइंटमेंट वुड नॉट हैव बीन इन टर्म्स ऑफ प्रोविजंस ऑफ एक्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है जैन एंड जैन ने झगड़े के बाद रिजाइन कर दिया, बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? देखिए, जब आप रिजाइन करते हैं, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल अपॉइंट, आप जब जाएंगे बोर्ड अपॉइंट करता है, क्योंकि ये बनती है कैजुअल वैकेंसी 139 सबसेक्शन 8 में, और बोर्ड इसे फिल करता है 30 दिन के अंदर। लेकिन ये कंफर्मेशन या रेटिफिकेशन कह लीजिए, अप्रूवल लेनी पड़ती है जनरल मीटिंग में 3 महीने के भीतर भीतर। तो सारी ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको करेक्ट ऑप्शन नंबर बी नजर आएगी। बस ध्यान दें, इसके ऊपर सेक्शन 139(8) कैजुअल वैकेंसी की यहां पे बात हो रही है। अगला प्रश्न हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे नजर आता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, उसके सेक्शन 126 एंड 127 पे ऊपर। कहता रुपेश ने एक हाउसिंग लोन लिया 80 लाख रुपए का बैंक से, और बैंक ने गारंटी मांगी है। रुपेश के पड़ोसी मिथुन ने गारंटी दी है। रुपेश ने अपनी एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले रखी है 1 करोड़ की, उन्होंने प्रीमियम भी दे दिया इस पॉलिसी का। ये रुपेश ने ली थी ताकि उसका परिवार सुरक्षित रहे अगर उनका कोई डेथ वगैरह हो जाए, और इसलिए उन्होंने अपना नॉमिनी बनाया अपनी धर्मपत्नी अर्चना को। कुछ समय के बाद रुपेश का बिजनेस लॉसेस में जाना स्टार्ट हो जाता और वो हाउसिंग लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाते, इसलिए बैंक ने उनका अकाउंट क्लासिफाई कर दिया एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एंड बैंक ने कार्रवाई स्टार्ट कर दी है कि पेंडिंग ड्यूज रिकवर किए जाएं। बैंक ने कई रिमाइंडर भेजे, बोरर को भी भेजे और गारंटर जो मिथुन था उसको भी भेजे, और इसके बाद एक लीगल नोटिस सर्व किया गया। इवन आफ्टर नोटिस
आपने पैसे नहीं दिए, इसलिए बैंक ने कार्रवाई स्टार्ट की है डीआरटी में, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल में। किसके खिलाफ गई वो? गारंटर मिथुन के खिलाफ। द गारंटर ऑब्जेक्टेड एंड आस्क्ड द बैंक टू फर्स्ट गेट इट रिकवर्ड फ्रॉम बोरर। उसने कहा बोरर से पहले लीजिए, नहीं मिलेगा तो दूंगा। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं होता, क्योंकि हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो क्रेडिटर होता है वो पहले कार्रवाई किसके खिलाफ कर सकता है? वो गारंटर के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। ये हम सेक्शन 128 में पढ़ते होते हैं, नेचर ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी में ही। एंड इफ द बोरर डज नॉट पे देन ओनली द गारंटर विल बी लायबल टू पे। बैंक ने कंटिन्यू किया अपना प्रोसीजर जो डीआरटी में फाइल किया हुआ था। अल्टीमेटली डीआरटी का डिसीजन, डिक्री जिसे हम कहते हैं, वो बैंक के फेवर में पास हुआ कि गारंटर साहब आपको पैसे देने पड़ेंगे। नाउ गारंटर ने एक केस कर दिया रुपेश के खिलाफ कि भैया तुम पैसे दो। मिथुन जो कि गारंटर है उसने कोर्ट को भी कहा कि जज साहब टू प्रोवाइड पोजेशन एंड ओनरशिप ऑफ द हाउस, अगर ये पैसे ना दे, ये घर दिलवाया जाए अगर ये पैसे ना दे। रुपेश टेंशन में था, एक्सीडेंट होता, उसकी मौत हो जाती है। उसकी घरवाली ने अर्चना जो है क्लेम लॉन्च किया इंश्योरेंस कंपनी, जो 1 करोड़ का इंश्योरेंस था। अर्चना को वो पैसे मिल जाते हैं क्योंकि वो नॉमिनी है, और उसने वो पैसे मिथुन को दे दिए, और मिथुन ने ये बैंक को दे दिए क्योंकि उसकी लायबिलिटी थी एज ए गारंटर। प्रश्न है, कहता है इन द गिवन केस हु इज डिस्चार्जिंग द लायबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन रिलेशन टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, किसी और की लायबिलिटी आप पे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप क्या हुए? श्योरिटी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए, जो कि यहां कौन है? मिथुन है। सेकंड, कहता क्या कॉन्सिडरेशन होना चाहिए किसके बीच में? श्योरिटी एंड क्रेडिटर के बीच में। तो हम बड़ा क्लियरली पढ़ के आते हैं, सेक्शन नंबर 126 के अंदर पढ़ के आते हैं कि श्योरिटी को कोई कॉन्सिडरेशन की जरूरत नहीं होती। सेक्शन 127 में हम ये कहते हैं बेनिफिट टू प्रिंसिपल डेटर इज सफिशिएंट कॉन्सिडरेशन फॉर श्योरिटी। इसलिए ऑप्शन ए यहां ठीक है, प्रॉमिस मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पीडी टू अवेल लोन ऑन द गारंटी ऑफ श्योरिटी। आगे कुछ इंडिपेंडेंट एमसीक्यू पूछे गए हैं। काम्या लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई है 3 जनवरी 2021 को। आपसे पूछा गया फाइनेंशियल ईयर बताइए। देखिए फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च होता है, लेकिन अगर कोई कंपनी बनती है 1 जनवरी या ऑनवर्ड तो हम कहते हैं उसका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा अगला 31 मार्च। तो अगला 31 मार्च 2021 का नहीं, 2022 का। तो इसलिए ऑप्शन क्या बनी? ऑप्शन नंबर सी। ये डेफिनेशन पढ़ते हैं हम सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 41 के अंदर, फाइनेंशियल ईयर। अगला कहता बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कि अगर सरप्लस बचता है सीएसआर एक्टिविटीज में जो पैसा 135 में हमें लगाना होता है 2% ऑफ, जिसे हम कहते हैं नेट प्रॉफिट पिछले 3 बरस का। देखिए अगर आप सारी ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन बी करेक्ट नजर आता है, क्योंकि जो सरप्लस बच जाए वो कभी भी क्या नहीं माना जाता, शेल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द बिजनेस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो सरप्लस बिजनेस प्रॉफिट माना नहीं जाएगा, वो इसी काम में इस्तेमाल किया जाएगा। आप जो कंपनी एक लिस्टेड है और आप अपॉइंट या रीअपॉइंट करना चाहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपना स्टैट्यूटरी ऑडिटर, तो नेचुरल है आप लिस्टेड कंपनी है। तो अगर आप किसी फर्म को अपॉइंट करना चाहते हैं, सेक्शन 139(2) के अंदर हम पढ़ते हैं 2 टेन्योर मिल सकते हैं फर्म को 5-5 साल के। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 2 टर्म्स ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स। अगला प्रश्न में देख के थोड़ा हैरान हूं, थोड़ा नहीं बहुत हैरान हूं, क्योंकि सीए फाइनल का प्रश्न इंटर में डाल रहे हो। विनोद एक डायरेक्टर हैं, कंपनी के हैं, वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं बोर्ड मीटिंग में। दरअसल बोर्ड मीटिंग के ऊपर कंपनीज एक्ट में आता है चैप्टर नंबर 12, सेक्शन 172 से लेते हुए 195 तक, 173 से लेते हुए 195 तक, जिसमें 173 के अंदर पढ़ते हैं बोर्ड मीटिंग कि बोर्ड मीटिंग में आप खुद आ जाइए या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड कर सकते हैं। तो ये पूछा नहीं जाना चाहिए था, बट क्वेश्चन इज देयर, तो प्लीज टेक केयर। तो ये पार्टिसिपेट करना चाहते हैं बोर्ड मीटिंग में थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और इन्होंने कंपनी को इंटीमेट कर दिया है, मतलब चेयरपर्सन को इंटीमेट करना होता है साल के शुरू में, और साल का यहां मतलब होता है कैलेंडर ईयर। तो ये अपना हर साल बताना होता है। अगर आप ये डिक्लेयर करते हो कि मैं खुद नहीं आऊंगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड करूंगा, तो ये जो आपका बताया होता है ना, ये वैलिड होता है 1 साल के लिए। सो इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि भाई साहब आपको ये प्रश्न पूछना चाहिए कहां? चैप्टर नंबर 12 ऑफ व्हाट?
कंपनीज एक्ट, जो कि जाके कहां एप्लीकेबल होता है, सीए फाइनल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एनी इंटरेस्ट और लियन क्रिएटेड ऑन द एसेट्स और प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी और अंडरटेकिंग इज नोन एज व्हाट। ऑब्वियसली क्लियर का डेफिनेशन है, चार्ज की डेफिनेशन है, जो आप कहां पढ़ते हैं, सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 16 के अंदर। अगला कहता है जर्नल मीटिंग कंपनी की होती है रजिस्टर्ड ऑफिस, जो कि दिल्ली में है। मिनट्स बुक कहां रखेंगे, मिनट बुक आप सेक्शन 118 में पढ़ते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस में रखी जाती हैं। तो सीधा सीधा आंसर है रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है, तो इसलिए हम कहेंगे कि भाई साहब जहां कंपनी का क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस है। नेक्स्ट, कंपनी ने शेयर इशू किए हैं डायरेक्टर या एम्प्लॉय को या डिस्काउंट पे और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश फॉर प्रोवाइडिंग नो हो। क्लियर कट ये डेफिनेशन है, जो आप कहां पढ़ते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स के ऊपर पढ़ते हैं, सेक्शन 2 क्लॉज 88 के अंदर। अगला थोड़ा सा ध्यान रखने वाला प्रश्न है, इसलिए स्टार लिखा है। टाइम लिमिट बताइए जिस दिन आपने कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किस चीज की, अंडरराइटिंग कमीशन की आरओसी को देनी होती है। देखिए अंडरराइटिंग के ऊपर हम पढ़ते हैं सेक्शन 40 सब सेक्शन 6 के अंदर, रेड विद रूल नंबर 13। तो जैसे ही हम प्रोस्पेक्टस की फाइलिंग करते हैं आरओसी के पास सेक्शन 26 में, उसके साथ ही अटैच करनी होती है। तो इसलिए एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ प्रोस्पेक्टस फॉर व्हाट, रजिस्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, आप एक लिस्टेड कंपनी है, आपका ऑथराइज्ड कैपिटल बताया गया है, साथ में पेड अप कैपिटल बताया गया 20 लाख रुपए। कंपनी बायबैक करना चाहती है 10 लाख का, कहता बताइए कितना ज्यादा से ज्यादा बायबैक आप इक्विटी शेयर्स का कर सकते हैं। देखिए हम जानते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन से आप बायबैक कर सकते हैं 25%, और 25% किसका होता है, पेड अप कैपिटल का प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। आपको सिर्फ बता रखिए पेड अप कैपिटल 20 लाख, 25% ले लीजिए आप, कितना बना 5 लाख, सेक्शन व्हाट 68। देन कंपनी डिपॉजिट्स ले रही है अपने मेंबर से टाइम टू टाइम, तो रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट बनाना पड़ता है, आरओ में रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना पड़ता है। आपसे पूछा गया कितने समय के लिए प्रिजर्व करना पड़ता है। डिपॉजिट्स आप चैप्टर नंबर 5 सेक्शन 73 से लेकर 76A में पढ़ते हैं। उसका रूल नंबर 14 कहता है कि भाई साहब आपको ये 8 साल के लिए रजिस्टर रिजर्व करना होता है। अगला प्रश्न इंटरप्रिटेशन पे है, कहता है अकॉर्डिंग टू डैश द वर्ड ऑफ द स्टेच्यूट आर गिवन देयर प्लेन। देखिए प्लेन, क्लियर, एम्बिगुअस, ऑर्डिनरी मीनिंग हम कहां पढ़ते हैं, ऑब्वियसली लिटरल कंस्ट्रक्शन के अंदर, रूल नंबर 8। नेक्स्ट कहता है अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए 2 या उससे ज्यादा स्टैट्यूट्स में तो किसके एप्लीकेबल होगी। ऑब्वियसली हम प्राइमरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन में पढ़ते हैं, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन लेके चलिए, सभी एक्ट्स को साथ में लेके चले, ऑप्शन नंबर सी। जीसीए का क्वेश्चन है, कहता वेयर एन एक्ट और ओमिशन कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफेंस, 2 या 2 से ज्यादा इनेक्टमेंट या एक्ट में, तो ऑफेंडर किस में पनिश होगा, कोई भी एक में होगा, 2 एक्ट में पनिश नहीं हो सकता। क्लियरली आप सेक्शन 26 में पढ़ते हैं, इसलिए कहेंगे अंडर ईदर और एनी ऑफ दोस इनेक्ट, कोई भी एक। वेयर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डज नॉट एक्सप्रेसली स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर डे, जिस दिन एक्ट ऑपरेशन में होगा तो बताइए किस दिन होगा। तो जीसीए के अंदर आप ये प्रश्न पढ़ के आते हैं, ध्यान दीजिए, जनरल क्लॉजेज एक्ट सेक्शन नंबर किसके अंदर, 5 के अंदर, जिस दिन प्रेसिडेंट साहब के साइन हो जाते हैं, एसेंट। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है ये हमारे ऊपर वाला क्लियरली लिखा था जीसीए, ये नहीं भी लिखा तो अंडरस्टूड है जीसीए का प्रश्न है। कहता बताइए एक बिल कब मैच्योर होगा, अगर पेबल है वो 100 डेज और आफ्टर साइट है, और ये 4 मई को पेश हुआ है। देखिए हम सेक्शन 24 में पढ़ते हैं कि जो वो दिन होता है उसको एक्सक्लूड कर दीजिए, तो नेचुरल है 5 मई से आप 100 डेज काउंट करना स्टार्ट कर दीजिए, राइट। तो आपके मई के 31 होते हैं, तो 27 मई के हो जाएंगे, फिर जून के 30 ले लीजिए, फिर जुलाई के आप क्या ले लीजिए 31। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो देखिए 8 3 3 6 2 8, 100 डेज लेने हैं। तो अब आप कहां आ गए, राइट। 12 दिन आप किसके पकड़ लेंगे, आप अगस्त के पकड़ लेंगे। 3 दिन आप क्या डालेंगे, ग्रेस डेज डालेंगे, लेकिन ग्रेस डेज डालेंगे तो आंसर क्या है 15 अगस्त। तो यहां रेड विथ सेक्शन 25 लग गया, क्योंकि अगर अपने को पहले से मालूम है छुट्टी है तो प्रायर डे लेते हैं, राइट। तो यहां आंसर क्या होना चाहिए, तो देखिए इसके हिसाब से जैसे मैंने कहा आंसर क्या आना चाहिए 14 अगस्त। लेकिन अगर आप इंस्टीट्यूट का आंसर देखते हैं तो उन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है, दैट मीन्स 13 अगस्त। बट 13 तो तभी होगा अगर 14 अगस्त वाले दिन भी क्या हो, संडे हो, तो 13 ले सकते हैं, अदरवाइज द आंसर हैज टू बी 14 अगस्त ओवर हेयर। तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा।
देन इंटरप्रिटेशन में हम पढ़ते हैं हिडन रूल को हम क्या कहते हैं। देखिए हमको इसको कई नाम से जानते हैं। हम इसको नॉर्मली तो देखिए जैसे ऑप्शंस आप देख रहे हैं यहाँ पे, आपको ये पर्पज भी दिया है वो भी कह देते हैं, बट मेनली तो इसे क्या कहते हैं, मिसचीफ रूल। तो इसलिए विल गो विद द ऑप्शन नंबर बी। देन पिक आउट द ओड वन पूछा है एड्स टू इंटरप्रिटेशन में। एड्स दो तरह की होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो इंटरनल में प्रियम्बल आता है, मार्जिनल नोट आता है, प्रोविजो भी आता है, यूसेज नहीं आता, दैट इज एक्सटर्नल। तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया, ओड वन। इसके बाद हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की डिस्कशन करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, कपिला लिमिटेड ने इक्विटी शेयर्स जारी किए हैं 1 अप्रैल 2021 को, फुली सब्सक्राइब्ड है। वेयर बाय कुशा, ये एक और कंपनी है, इसके पास 4000 शेयर हैं। एंड प्रेम एक और कंपनी है जिसके पास 2000 शेयर हैं इसी कपिला के। लेकिन अगर आप ये 4000 2000 को ऐड करो बन गए 6000, और 6000 10,000 का कितना होता है, मोर देन 50% होता है। ये एक लिमिट याद रखें यहां पे। कपिला जो है, ये वाला कपिला जिसने 10,000 जारी किए थे, इसके पास 20% इक्विटी शेयर्स हैं रेड लिमिटेड के। और ये रेड लिमिटेड के इसने शेयर कब लिए थे, ये है इंपॉर्टेंट वर्ड यहां, बिफोर, अपने शेयर इश्यू करने से पहले उसके पास शेयर है। अब ये रेड क्या है, ये कंट्रोल कर रही है किसका कॉम्पोजिशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसका, कुशा का भी एंड प्रेम का भी। हम देखिए सेक्शन 2 क्लॉज 87 में सब्सिडरी कंपनी पढ़ के आते हैं, या तो आपके पास मोर देन 50% वोटिंग राइट है, या आप डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन कंट्रोल कर रहे हो। तो यहां बड़ा क्लियर हो गया कि कुशा एंड प्रेम रेड की क्या होगी, सब्सिडरी, राइट। आप दोनों सब्सिडरी होगी। तो इन दोनों सब्सिडरियों ने मिलके जैसे 4000 प्लस 2000 शेयर जो कि 60% हो गए, किसके ले लिए, कपिला के। तो अंडरस्टूड है कपिला भी क्या होगी, रेड की सब्सिडरी होगी। लेकिन कपिला ने रेड के कुछ शेयर्स ले रखे हैं अपने ये शेयर इशू करने से पहले। तो हमने सेक्शन 19 में क्लियरली पढ़ के आते हैं सब्सिडरी होल्डिंग के शेयर नहीं ले सकती, लेकिन एक्सेप्शन है, अगर आपने पहले से ले रखे हैं अब आपको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। तो देखिए अंत में कंक्लूजन देखिए ये लिखा है कि कपिला क्या हो जाएगा, सब्सिडरी बन जाएगी, राइट। और यस कपिला किसकी सब्सिडरी, रेड लिमिटेड की। यस आप शेयर्स ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं, क्योंकि ये आपने पहले से ही खरीद लिए थे सेक्शन नंबर 19 के मुताबिक। अगला प्रश्न, आपसे ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के बारे में पूछा गया कि मिस्टर शेप्रा एक प्रैक्टिसिंग सीए हैं, उनके पास शेयर्स हैं कंपनी के और इन शेयर का वैल्यू है 50,000 रुपए। क्या उस कंपनी में अपॉइंट हो सकते हैं। देखिए हम लिमिट पढ़ते होते हैं, जो शेयर्स वाली 1 लाख वाली वो एक्सेप्शन आती है रिलेटिव के लिए, वरना हम क्लियरली 143(3)(d) सब क्लॉज 1 में पढ़ते हैं। ना तो आपके पास, ना ही आपके रिश्तेदार के पास, ना ही आपके पार्टनर के पास सिक्योरिटी या इंटरेस्ट हो, किसके अंदर, हम सिंपल कोड की बना के कहते हैं कैश कंपनी एसोसिएट सब्सिडरी होल्डिंग में, राइट। तो आपके पास नहीं होने चाहिए। तो भैया आपके पास तो शेयर है, आप नहीं बन सकते। मिस्टर शौविक ये भी एक प्रैक्टिसिंग सीए हैं, इनका बिजनेस रिलेशनशिप है प्राइमस होटल्स लिमिटेड के साथ में, रिलेशनशिप है प्राइमस होटल कंपनी जो है, और ये कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है शौविक को फ्रीक्वेंटली। क्यों, क्योंकि ये होटल में जाते होंगे उनके, और ये लेकिन होटल वाली कंपनी उनसे सेम प्राइस ले रहे हैं जो ये बाकी कस्टमर से लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आर्म्स लेंथ बेसिस पे इनके बीच में ट्रांजैक्शन है। तो अगर क्या ये प्राइमस लिमिटेड में ऑडिटर बन सकते हैं, यस बन सकते हैं, क्योंकि यही हम 143 सब सेक्शन 3 के अंदर रेड विद रूल नंबर 10 यही पढ़ते हैं कि भाई साहब आपका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या ना हो, बिजनेस रिलेशनशिप ना हो। अगेन क्या कहते होते हैं हम, ये कैश कंपनी एसोसिएट सब्सिडरी होल्डिंग। लेकिन एक्सेप्शन होती है कि जहां पे आपने ये ट्रांजैक्शन करी है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एट आर्म्स लेंथ प्राइस, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ऑडिटर अपॉइंट हो सकते हैं। नेक्स्ट, एनए ने 100 किलोग्राम हाई क्वालिटी चीनी सक्षम को दी है, जिनकी किराना शॉप है। कहा मैं आपको 800 रुपए दे दूंगा, जब मैं आपसे वापस लेने आऊंगा आप रख लीजिए। लेकिन सक्षम के एम्प्लॉय को इसका नहीं पता, उसने उसकी चीनी मिक्स कर ली। लेकिन अने की जो चीनी थी वो हाई क्वालिटी थी। जैसे अने को ये पता चलता है, वो कहते हैं कि भाई साहब इससे तो मेरे को नुकसान हो गया, मेरी प्राइसिंग वैल्यू ज्यादा है, तो आपको ये पैसे देने पड़ेंगे। क्या अने को कॉम्पनसेशन मिलेगा? यस, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि बिना कंसेंट के आप बेलर का सामान अपने सामान के साथ मिक्स नहीं कर सकते। अगर वो सेपरेट हो जाता है तो एक्सपेंसेस बेयर करें, वरना लॉस इन द वैल्यू ऑफ गुड्स आपको बेयर करनी पड़ेगी। सेक्शन नंबर 157 में ये पढ़ते हैं। तो इसलिए भाई साहब जो नुकसान हुआ है उसे आपको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। अगला इंटरप्रिटेशन नेगोशिएबल एक्ट पे प्रश्न है।
पूछा गया विद रीजन बताइए क्या आपको होल्डर मानेंगे या नहीं। नेगोशिएबल एक्ट में हम सेक्शन 8 में पढ़ते हैं 2 कंडीशन होल्डर होने के लिए, एक हो पोजेशन, दूसरा हो आपके पास एंटाइटलमेंट, हक। तो मदन ऑफिस जा रहा था मेट्रो से, उसे गिरा हुआ चेक मिल गया, तो भाई साहब आपकी एंटाइटलमेंट नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या नहीं है, होल्डर नहीं है। नंबर 2, प्रीति जो कि एजेंट है राजेश की, इंटरेस्टेड मीन्स उसे दिया गया है कि इंस्ट्रूमेंट संभाल के रख लीजिए, कोई एंडोर्समेंट नहीं की गई है, राइट। तो आप एक नौकर हो, आपके पास पोजीशन है, एंटाइटलमेंट नहीं है, तो आप भी क्या नहीं हुए, आप सेक्शन 8 के मुताबिक होल्डर नहीं है। देन वैलिडिटी पूछी गई है एजीएम से रिलेटेड, कहता पहली एजीएम हो जानी चाहिए 6 महीने के अंदर फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, गलत, 9 महीने का टाइम होता है। और कहता रजिस्ट्रार स्पेशल रीजन पे एक्सटेंड कर सकता है। देखिए एक्सटेंशन मिलता है सब्सिक्वेंट एजीएम में, फर्स्ट में नहीं मिलता है, तो इसलिए हम कहेंगे कि भैया पहला भी आपका इनकरेक्ट है क्योंकि टाइम पीरियड है 9 महीने, दूसरा भी आपका इनकरेक्ट है क्योंकि फर्स्ट एजीएम में एक्सटेंशन नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक लिस्टेड कंपनी है, आपकी पेड अप कैपिटल बताई गई है 25 करोड़, टर्नओवर 100 करोड़ बताई गई है। सीएस ने डायरेक्टर्स को एडवाइस किया है कि हमें इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए सेक्शन 138 में हम क्लियरली पढ़ते हैं, रेड विद रूल नंबर 13, हर लिस्टेड कंपनी को, यहां लिस्टेड है, अरे लिमिट हम देखेंगे नहीं, आपको इंटरनल ऑडिटर चाहिए, नो डाउट। अगर आप लिस्टेड नहीं है तो बाकियों के लिए लिमिट हम ये 4 देखते होते हैं, 25 करोड़, 50 करोड़, मोर देन 100 करोड़ एंड 200 करोड़ वाली। आप हो ही लिस्टेड, आगे देखने का ही क्यों है, तो इसलिए हम कहेंगे भाई साहब आपको तो अपॉइंट करना ही पड़ेगा। देन शिवा ने अपॉइंट किया है गणेश को अपना एजेंट ताकि वो उसकी जमीन बेचे। गणेश ने अंडर द अथॉरिटी ऑफ शिवा, मतलब शिवा से पूछ के आगे गौरी को अपना क्या अपॉइंट कर लिया है, एजेंट। तो ये सब एजेंट हो गया, जो कि हम कहते हैं नॉर्मली हो नहीं सकता लेकिन विद अथॉरिटी हो सकता है, सेक्शन 191 के अंदर हम पढ़ के आते हैं। आफ्टरवर्ड शिवा ने रिवोक कर ली अथॉरिटी गणेश की, तो जब एजेंट ही नहीं रहा सब एजेंट भी नहीं रहेगा, ये बेसिक चीज है, इसे हम कहते हैं सेक्शन 210 के अंदर टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी लीड्स टू टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंसी। सो कहता बताइए क्या स्टेटस होगा गौरी की एजेंसी का, टर्मिनेट होगी, ये पूछा गया है। तो इसलिए सेक्शन 191 एज आई कोटेड रेड विद सेक्शन 210, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी कोजेस टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंसी, राइट। नेक्स्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के फीचर पूछे गए। देखिए क्लास में मैं आपको एक कोड की से करवाता हूं, समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह की यूपी में वॉल है जो टूट गई, इतने सारे पॉइंट करवा रखे हैं, जो मर्जी लिखते जाइए। तो सिंपली है, राइटिंग में होना चाहिए, साइन होना जरूरी है, एंड जितनी मर्जी बार आप ट्रांसफर कीजिए, अनकंडीशन कोई कंडीशन आप डाल नहीं सकते हैं, सिर्फ एंड सिर्फ क्या होना चाहिए, मनी क्या होनी चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए, राइट। डिलीवरी करना आपके लिए जरूरी है। नेक्स्ट कंपनीज एक्ट के ऊपर प्राइवेट प्लेसमेंट जो हम पढ़ते हैं सेक्शन 42 के अंदर, कहता कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट लेके आ रही है, तो आपसे पूछा गया एक तो मीनिंग बता दीजिए और एक बता दीजिए कितने दिनों में अलॉटमेंट की जाएगी, और अगर अलॉटमेंट नहीं की जाती है तो एप्लीकेशन मनी कितने दिन में वापस की जाएगी। तो देखिए सेक्शन 42 में हम प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब भी पढ़ते हैं कि एक ऑफर या इन्विटेशन है, किसको है, एक सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन है, लेकिन ये आम जनता नहीं है, अदर देन बाय पब्लिक ऑफर है। थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन सेक्शन 42 को सेटिस्फाई करते हुए, और आपने अलॉटमेंट करनी होती है, देखिए 60 दिन के भीतर भीतर जैसे आपको पैसा मिलता है एप्लीकेशन मनी का, और अगर आप अलॉटमेंट नहीं हो पाती है तो आपको ये पैसा रीपे करना होता है अगले 15 दिन के अंदर। और अगले 15 दिन में अगर आपने पैसा नहीं पे किया, देखिए 60 दिन थे, अगले 15 हो गए, टोटल 75 हो गए, लेकिन अगर आपने अगले 15 में नहीं पे किया, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 12% देना पड़ेगा। लेकिन ये स्टार्ट कहां से होगा, 76th डे से नहीं होगा, ये स्टार्ट होगा 60 दिन खत्म होने के बाद, या सिंपल कह लीजिए 61st डे से आपको ये इंटरेस्ट देना पड़ेगा वरना। नेक्स्ट, आप लिस्टेड कंपनी है, आपने गुरु जो सीए है अपना फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट किया है 30 दिन के अंदर, क्योंकि ये हम क्लियरली पढ़ते हैं कि फर्स्ट ऑडिटर सब सेक्शन 6 में कि डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं 30 दिन के भीतर भीतर करते हैं, जो कि टेन्योर उसका होता है कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। तो कहता है आपने अपॉइंट कर लिया और ये रहा है कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम, नाम है फिर से देख लीजिए मिस्टर गुरु, लेकिन पहली एजीएम में आपने गुरु को फिर से री अपॉइंट कर लिया, और ऑब्वियसली जब आप फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट करते हैं टेन्योर बनता है 5 साल के लिए, तो ये लिखा है टिल कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम। तो कहता है डोंट यू थिंक ये डिफॉल्ट हो गया, क्योंकि 5 साल से टाइम पीरियड ज्यादा हो गया। तो ध्यान दीजिए सब सेक्शन 1 में जब हम 5 साल के लिए अपॉइंट करते हैं, ये दोनों फर्स्ट ऑडिटर एंड सब्सिक्वेंट, ये दोनों अलग अलग क्या है, ये सेपरेट अपॉइंटमेंट होती है, तो पहले वाला टाइम पीरियड कंसिडर नहीं करेंगे, दोनों ही ठीक है। तो एक तरह से आदमी का टेन्योर 5 साल से ज्यादा हो सकता है इस तरह से। अगला,
क्या ये रीअपॉइंटमेंट फर्स्ट एजीएम में, मतलब दोनों क्वेश्चन रिलेटेड है, आंसर तो मैंने दोनों को बता दिए हैं। यस, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपॉइंट हो जाएंगे यहाँ पे, राइट। देन नेगोशिएबल पे प्रश्न है और ये चैप्टर उसके इंटरनेशनल लॉ के ऊपर है। एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जाता है बर्कले में, जहां ब्याज है 15%, बना जहां है वहां ब्याज है 15%, और एक्सेप्ट होता है बाय बी, और ये पेबल है वॉशिंगटन में जहां ब्याज है 6%। कहता बिल एंडोर्स हो गया भारत में, डिसऑनर हो गया, एक्शन लिया गया है अगेंस्ट बी इन इंडिया। कहता बताइए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। देखिए सेक्शन 134 क्या कहता है, जब तक आप कुछ अलग से नहीं लिखेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रेरी। कहता लायबिलिटी मेकर या ड्रॉर की, फॉरेन इंटरनेशनल लॉ के बिल की बात मैं कर रहा था, कहता उसके लिए लॉ ऑफ द प्लेस वेयर ही मेड द इंस्ट्रूमेंट, जहां बना है ये है। अगर आपने लायबिलिटी निकालनी है मेकर और ड्रॉर की, लेकिन अगर आपने लायबिलिटी देखनी है एक्सेप्टर या एंडोर्सर की, तो लॉ कौन सा लगेगा, जहां पे इंस्ट्रूमेंट इज मेड पेबल। तो पेबल कहां था, वॉशिंगटन में, जहां 6% ब्याज है। और हमें किसकी लायबिलिटी देखनी है, बी की देखनी है, तो बी देख लीजिए कौन है, एंड कहता एक्सेप्टेड बाय बी, तो बी कौन हुआ, एक्सेप्टर हुआ, उसके लिए लॉ वॉशिंगटन का रहेगा, तो इसलिए इंटरेस्ट का रेट क्या रहेगा, 6% रहेगा, ना कि 15%। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, अभी तक इंस्टीट्यूट ने कभी पूछा नहीं है, चांसेस अच्छे रहेंगे पेपर में। अगला डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपसे सिंपली शॉर्ट नोट पूछेंगे, प्रोविजो। ऑब्वियसली आप इंटरप्रिटेशन में पढ़ के आते हैं, दो बातें होती हैं, पहली बात ये इंटरनल एड होता है, दूसरी बात होती है इसके दो परिणाम होते हैं, या तो नॉर्मली ये क्या क्रिएट करती है, एक्सेप्शन, या ये क्या पुट करती है, कंडीशन, जिसे आप क्वालिफिकेशन भी कहते हैं। अगला पूछा गया एक्सप्लेनेशन का मतलब बता दीजिए। एक्सप्लेनेशन अगेन क्या है, इंटरनल एड है, और इसके दो परिणाम होते हैं, या तो इंपैक्ट होता है टू इंक्लूड, सेक्शन का साइज बढ़ाएगी या घटाएगी, जिसे हम कहते हैं एक्सक्लूड। बायबैक के ऊपर प्रश्न है, कहता ऑफर ऑफ बायबैक शेल नॉट बी मेड विद इन ए पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ पुराना प्रिसीडिंग ऑफर ऑफ बायबैक। देखिए बायबैक में हम कहते हैं कि भाई साहब दो बायबैक के बीच में गैप 1 साल का होता है, तो आपने यहां लिख के दिया 6 महीने, ये तो गलत है, 1 साल होता है। एंड द कूलिंग पीरियड टू मेक फर्दर इश्यू ऑफ सेम काइंड, और सेम काइंड के शेयर आप इश्यू नहीं कर सकते हैं, इसके ऊपर टाइम पीरियड होता है 6 महीने, यहां इन्होंने लिख दिया 1 साल, तो उल्टा करके लिखा ना, तो इसलिए आपसे पूछ रहा है वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट, तो हम कहेंगे ये स्टेटमेंट आपका सही नहीं है सेक्शन 68 के मुताबिक, क्योंकि आपने उल्टा लिख दिया है, राइट, तो इसलिए ये वैलिड नहीं है। गैप 1 साल होता है और कूलिंग 6 महीने होता है। कंपनी जो है एक सीरीज के डिबेंचर बार बार इश्यू करना चाहती है, फ्रीक्वेंटली, बार बार 1 साल के भीतर भीतर पैसे रेज करने के लिए, लेकिन वो बार बार प्रोस्पेक्टस की धाराओं में उलझना नहीं चाहती, तो ऑब्वियसली सेक्शन 31 में हम पढ़ते हैं शेल प्रोस्पेक्टस का इस्तेमाल करें, उसके साथ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम आप अटैच कर दीजिए, तो उसे 1 साल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आने वाले सब्सिक्वेंट या सेकंड इश्यू के लिए इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम लगाइए। और ये सिर्फ कौन जारी कर सकता है, सिर्फ वही कंपनी जो स्पेसिफाइड बाय क्या है, सेबी रेगुलेशंस है, राइट। 1 साल का टाइम पीरियड कहां से स्टार्ट होता है, भाई साहब जिस दिन ओपनिंग हुई थी फर्स्ट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज, जिस दिन ओपन हुआ था उसके आगे 1 साल तक। देन प्रमोटर्स हैं कंपनी के, उन्होंने अनसिक्योर्ड लोन दिया है कंपनी को, क्यों, क्योंकि मार्जिनल मनी रिक्वायरमेंट की जरूरत थी। आप एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रहे हैं, एसआईडीसीएल से पैसा, उन्होंने कहा कुछ पैसा आप अपना कितना लगाएंगे, तो उसके लिए प्रमोटर ने अनसिक्योर्ड लोन कंपनी को दिया है। प्रश्न ये है, कहता बताइए क्या अनसिक्योर्ड लोन को हम डिपॉजिट मान लेंगे या नहीं मानेंगे। देखिए डिपॉजिट के ऊपर रूल 21C हम पढ़ते हैं, जिसके अंदर पढ़ते हैं बहुत सारे पॉइंट की, इनको हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे, जिसके अंदर हमें ये आता है पॉइंट कि भाई साहब अगर हमने पैसा लिया है प्रमोटर से, अनसिक्योर्ड लोन से लिया है, क्यों लिया है, क्योंकि एक स्टिपुलेशन कंडीशन है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, राइट, तो कहता हम इसे डिपॉजिट नहीं मानते। कब नहीं मानते हैं, तो जैसे ये कंडीशंस मैंने बता दी हैं कि प्रमोटर का खुद का पैसा होना चाहिए या उसके रिश्तेदार का होना चाहिए, राइट, और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये एक स्टिपुलेशन है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, तो जब तक आप रीपे नहीं कर देंगे इसको हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे। नेक्स्ट जीसी के ऊपर प्रश्न डायरेक्ट ही है, कहता चीजें जो अटैच्ड हैं टू अर्थ, क्या वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, डेफिनेटली, क्योंकि सेक्शन 3 सब सेक्शन 26 में क्लियरली लिखा है। नंबर 2, वर्ड बुलक कुड बी इंटरप्रेटेड टू इंक्लूड काउज। देखिए हम जेंडर पढ़ते हैं सेक्शन 13 में, जब आप स्पेसिफिकली बुलक वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट, तो उसके अंदर हम काउ नहीं ले सकते, तो 326 में डेफिनेशन है, साफ लिखा है थिंग्स अटैच टू अर्थ। और दूसरा मैंने कहा है कि बुलक्स को हम काउ नहीं लेंगे क्योंकि आपने एक स्पेसिफिक जेंडर इस्तेमाल किया है। देन
इंटरप्रिटेशन पे क्वेश्चन कहता है एसोसिएटेड वर्ड्स टू बी अंडरस्टूड इन कॉमन सेंस मैनर। कहता है ये स्टेटमेंट बताइए। देखिए एसोसिएटेड का मतलब क्या है, जब दो या दो से ज्यादा शब्द आपने कपल टुगेदर कर दिए हैं, राइट, कि जो एक जैसा कलर है, काइंड है, स्पीशी वगैरह आप कह सकते हैं, सिमिलर, पैरेलल है, अकेन नेचर और क्वालिटी है, तो हम बेसिकली प्राइमरी रूल पढ़ के आते होते हैं। देखिए इजस देम जेनरस, क्लियर है। और एक है एसोसिएटेड वर्ड्स जिसमें ये हम पढ़ते हैं सेकेंडरी रूल में, जिसके लिए हम ये लेटिन मैक्सिम इस्तेमाल करते हैं, नॉसिटोर और सोसिस, नॉन बाय एसोसिएट। तो ध्यान ही रखें दोनों सेम जरूर लगते हैं, लेकिन एक बड़ी बात, ये स्टार लिखा, ये देखिए ये जो नॉसिटोर सोसिस है ये वाइडर है कंपेयर टू द रूल ऑफ इजस देम जेनरस। देन कहता गली गुल्ली डंडा क्लब ने एक एलएलपी कंपनी बना ली है अंडर सेक्शन 8, जिसे हम कहते हैं चैरिटेबल पर्पस के लिए, कि हम प्रमोट करेंगे गिल्ली डंडा खेलना। क्लब के पास अच्छे सरप्लस थे, लेकिन अब आप फ्रॉड पे आ गए हो, डिविडेंड दे रहे हो मेंबर पे, तो सेक्शन 8 कंपनी पे रोक होता, आप डिविडेंड नहीं दे सकते हो। मिस्टर ए एक मेंबर है, उन्होंने कंप्लेंट किया रेगुलेटरी अथॉरिटी से कि भाई साहब ये तो फ्रॉड हो रहा है, कैंसिल कीजिए लाइसेंस। क्या लाइसेंस कैंसिल हो सकता है? यस हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है जो उन्होंने आगे डेलीगेट आरडी को कर रखी है। क्या कंपनी वाउंड अप हो सकती है? यस, क्योंकि अगर आप लगता है यहां गड़बड़ है तो आप वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे सकते हो, आप एमलगमेशन का भी ऑर्डर दे सकते हो किसी और कंपनी के साथ कैरिंग ऑन सिमिलर ऑब्जेक्ट, और वाइंडिंग अप में जो सरप्लस बचेगा वो किसी और कंपनी को दे दो कैरिंग ऑन सिमिलर ऑब्जेक्ट, या इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी फंड में वो पैसा डाल दीजिए। तो आगे ये लिखा है, क्या इसे हम मर्ज कह सकते हैं किसी प्राइवेट कंपनी के साथ जो कि इन द बिजनेस ऑफ नेटवर्किंग है? सॉरी, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने कहा था सेम कार्य अगर आप कर रहे हैं तो ही आप कर सकते हैं उसका मर्जर इस तरह से। अगला एजीएम कहता है 15 सितंबर को होती है। मीटिंग में चेयरमैन साहब जो थे मिस्टर बी थे, लेकिन 17 सितंबर को वो बिना मिनट बुक, जो कि सेक्शन 118 में चेयरमैन साहब को साइन करनी होती है, लेकिन अगर वो उपलब्ध ना हो तो किसी डायरेक्टर को ऑथराइजेशन दिया जा सकता है। कहता है ये हिंदुस्तान से बाहर चले गए, पिताजी बीमार थे। कहता बताइए अब किस तरह से इनको साइनिंग करवाए जाए? तो जैसे मैंने कहा, कोई भी डायरेक्टर ड्यूली ऑथराइज्ड बाय वॉट बोर्ड उनके बिहाफ पे साइन कर सकता है, सेक्शन 118 और रेड विद रूल 25 भी आप कह सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डायरेक्ट पर्सन है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का डेफिनेशन दीजिए। सेक्शन 126 में साफ लिखा है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है किस चीज का? टू परफॉर्म प्रॉमिस एक बात, और डिस्चार्ज लायबिलिटी किसकी? थर्ड पर्सन की। कब? अगर उसका डिफॉल्ट हो। पार्टीज हम 3 पढ़ते हैं, पीडी प्रिंसिपल डेटर जिसने असली पैसे देने हैं, श्योरिटी जो गारंटर है, क्रेडिटर जिसको देने हैं या जिसको गारंटी दी गई। गुड फेथ के ऊपर सीधा प्रश्न है आपका जनरल क्लॉजेज एक्ट में। गुड फेथ की आप डेफिनेशन पढ़ते हो सेक्शन 3 क्लॉज 22 के अंदर। तो उसके अंदर क्या पढ़ते हैं? हम कहते हैं थिंग्स शैल बी डीम्ड, मान लेंगे गुड फेथ में की है, वेयर इट इज इन फैक्ट डन ऑनेस्टली। सच ये है आपने ऑनेस्टली किया है, चाहे कोई नेग्लिजेंस है या नहीं, नेग्लिजेंस हो भी जाए लेकिन अगर आप ऑनेस्ट हो तो हम गुड फेथ मान लेंगे। तो ये कह रहे हैं द एक्ट डन नेग्लिजेंटली shall be deemed to be in good faith, मान लेंगे? तो हम ये कहेंगे बिल्कुल जी मान लेंगे, राइट। may also be termed as done in good faith। तो इसके साथ एमटीपी के जितने प्रश्न थे, कम से कम समय लेके जितना मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता था, आई हैव डन दैट। स्टिल कोई डाउट, कोई इशू हो, आपको मेरी जरूरत हो, एनी टाइम यू कैन कॉल मी। ऑब्वियसली यू मस्ट बी नोइंग माई फोन नंबर। थैंक यू, गुड लक, गॉड ब्लेस।